चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जीएसटी इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली हम अपना जो बेस है जीएसटी का वो समझेंगे, जो भी बेसिक थिंग्स है, जो भी हमें कॉन्सेप्चुअल रिक्वायरमेंट होगी छोटे छोटे व्हेन वी आर गोइंग अहेड एंड स्टडीइंग अदर चैप्टर्स, वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा ये जो चैप्टर है इसका मैंने समरी प्रिपेयर किया। बेसिकली ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट तो है नहीं, ये एक समरी चार्ट है जिसमें मैंने बेसिकली जो भी चैप्टर में मेन पॉइंट्स थे उनको उठा के इधर डाला है। तो विल बी अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट थिंग इज आर्टिकल नंबर 366A क्लॉज 12A। बाबा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 366 है। आप एक बार के लिए सेक्शन नंबर समझ लीजिए। सेक्शन नंबर 366 मतलब आर्टिकल नंबर 366 में क्लॉज है एक 12A जिसमें एक जीएसटी का डेफिनेशन दिया गया है और वो जीएसटी को डिफाइन करता है। जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। ये मैंने आपको सिखाया अभी गुड सर्विसेज और बोथ जब भी सप्लाई होंगे तो क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। दैट्स इट। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जब जीएसटी नया नया आया था तो स्टेट्स को ये टेंशन था कि अगर जीएसटी आ गया तो उनका अल्कोहलिक लिकर पे जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है वो चले जाएगा। एंड स्टेट्स बोला कि सारा टैक्स चला जाए लेकिन हम अल्कोहल पे अपना टैक्स नहीं छोड़ेंगे। स्टेट्स ने बोला गवर्नमेंट हम अपना अल्कोहल पे टैक्स नहीं छोड़ेंगे, आप एक काम कीजिए, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी का डेफिनेशन डाल रहे हो उसमें ही डाल दीजिए कि जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल रिसेशन हो या डिप्रेशन, चाहे कुछ भी हो, आदमी खुश हो, आदमी दुखी हो, अल्कोहल चलेगा गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला कि सर हम अपना अल्कोहल का रेवेन्यू फॉरगिव नहीं करेंगे, हम अपना अल्कोहल का रेवेन्यू छोड़ेंगे नहीं। तो आप कभी भी अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगा पाओगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन में ही लिख देना है। तो स्टेट्स ने गवर्नमेंट को बोला आप कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में डाल दीजिए कि जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। जब भी गुड सर्विसेज और बोथ सप्लाई होंगी तो क्या टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। लेकिन सर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी इंपोज ही नहीं हो सकता है। तो सर मैंने जब यहां पे आपको ये लिंकिंग बोला था, गुड्स एंड सर्विसेज जब सप्लाई होगा, इंटर हो या इंट्रा हो, जीएसटी लेवी होगा, राइट? मतलब जीएसटी इंपोज हो जाएगा, राइट? लेवी मतलब इंपोज। लेकिन यहां पे आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि सर इंपोजिशन ही नहीं हो सकता है इफ इट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब हर एक आइटम पे जीएसटी इंपोज हो सकता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस पे जीएसटी इंपोज ही नहीं हो सकता है। क्यों सर लेवी नहीं हो सकता है? इट इज बिकॉज गवर्नमेंट ने जीएसटी के डेफिनेशन में लिख दिया है जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो मैं अगर आपको बोलूं कि किस आइटम पे जीएसटी इंपोज नहीं होता है, सर जीएसटी हर गुड्स पे लगता है, हर सर्विस पे लगता है, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता है। आई होप पीपल आर क्लियर। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो मैंने ये फ्लो को लिटिल मॉडिफाई किया इधर कि सर अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो वो जीएसटी से आउट हो जाएगा, उस पे जीएसटी इंपोज ही नहीं हो सकता है। तो इसको बेसिकली सब आइटम पे जीएसटी लेवी होता है, इस पे जीएसटी नहीं लेवी होता है, तो इसको बोलते हैं नॉन लेविएबल और नॉन टैक्सेबल गुड्स। नॉन लेविएबल, इसको हम और एक नाम दे सकते हैं नॉन लेविएबल और नॉन टैक्सेबल। आप इसको ये भी बोल सकते हो नॉन टैक्सेबल और नॉन लेविएबल गुड्स। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। सर अब जब मैं बोल रहा हूं जीएसटी इज ए टैक्स, टैक्स क्या होता है बाबा? देखिए ये सब बेसिक्स है। टैक्स क्या होता है? टैक्स मींस एक कंपलसरी पेमेंट। बाबा टैक्स वॉलंटरी होता है क्या? देना है तो दो, नहीं तो मत दो। बाबा टैक्स कंपलसरी पेमेंट होता है जो आप अंडर एन एक्ट करते हो। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर करते हो, जीएसटी एक्ट के अंदर करते हो, सीएसटी था तो सीएसटी का अलग एक्ट था, वैट का अलग एक्ट था। तो सर इट्स ए टैक्स। टैक्स मींस इट्स ए कंपलसरी पेमेंट व्हिच यू डू अंडर एन एक्ट। किसको देते हो? गवर्नमेंट को देते हो, सो दैट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड यू वेरियस पब्लिक सर्विसेज। क्या क्या सर्विसेज देती है गवर्नमेंट? रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कैसे देती है? गवर्नमेंट जो टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है उसी से आपको सर्विसेज
प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो सर टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है सर। किसको मैं करूंगा? गवर्नमेंट का करूंगा। एंड इट इज ऑलवेज मेड अंडर एन एक्ट एंड इट इज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट हमको वेरियस पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सर एग्जाम में पूछेंगे क्या? बाबा आप आईपीसी में हो क्या? नहीं पूछेंगे। एट फाइनल लेवल दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज टैक्स, बट यू शुड नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, द नेक्स्ट वन विच इज टोल्ड ओवर हियर इज कि सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। बाबा सर एग्जाम में पूछेंगे क्या? मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला है क्योंकि आईपीसी लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी आपको आना चाहिए। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मेरे ऊपर ही लगेगा, मेरे पॉकेट से ही गवर्नमेंट को दूंगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या होता है? मेरे पे इंपोज होगा लेकिन मैं कलेक्ट करके पे करूंगा, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स इज इंपोज्ड ऑन ए टैक्स पेयर। इनडायरेक्ट टैक्स सर मैं जो मेरे ऊपर इंपोज नहीं होता, एक्चुअली जो मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा हूं उस पे इंपोज होता है। तो गुड्स एंड सर्विस जिसको दे रहा हूं उससे मैं कलेक्ट करके पे करता हूं। डायरेक्ट टैक्स टैक्स पेयर पे आता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो मैं सप्लाई कर रहा हूं उस गुड्स एंड सर्विसेज पे आता है और मैं कलेक्ट करके पे करूंगा। चलें आगे। धीरे 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 क्लैरिटी बढ़ाऊंगा मैं। आई विल नॉट गो अहेड एंड टेल वन शॉट। अगर मैं वन शॉट में अगर आपको सब कुछ दे दूंगा, बाबा एक बर्गर अगर एक साथ खाओगे ना तो कुछ खाने में मजा नहीं आएगा, तो यू हैव टू टेक इट स्लोली। चले आगे। चलिए नेक्स्ट। बर्डन इज ऑन द पर्सन ऑन हुम टैक्स इज इम्पोज्ड। बाबा बर्डन मेरे ऊपर था डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन मैंने शिफ्ट कर दिया किस पे? अल्टीमेट कंज्यूमर पे। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सर जीएसटी एंड कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स ही है। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव। सर जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब सर अगर मैं डायरेक्ट टैक्स में एक गरीब अगर कोई है तो उसको टैक्स देना ही नहीं है। अगर वो थोड़ा ज्यादा कमा रहा है तो उसको देना है, थोड़ा और ज्यादा कमा रहा है तो और ज्यादा टैक्स, थोड़ा और ज्यादा कमा रहा है तो और ज्यादा टैक्स। स्लैब रेट होते हैं इनकम टैक्स में। जैसे जैसे आपका इनकम ज्यादा होगा वैसे वैसे आपका टैक्स भी ज्यादा होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर समझ लो मैं ये एक मोबाइल ले रहा हूं और मेरे को 5,000 रुपए टैक्स देने हैं, अगर कोई समझ लो थोड़ा अमीर आदमी भी ले रहा है तो उसको भी 5,000 रुपए टैक्स देने हैं, अगर कोई एक गरीब आदमी ले रहा है तो उसको भी 5,000 रुपए देने हैं। तो इट इज रिग्रेसिव, इट इज नॉट चेंजिंग विथ इनकम लेवल्स, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। मैं अगर एक मसाला डोसा खा रहा हूं तो मेरे को 5 रुपए टैक्स देने हैं, अगर एक बहुत अमीर आदमी खा रहा है तो वो भी 5 रुपए टैक्स दे रहा है, अगर एक बहुत गरीब आदमी खा रहा है तो भी वो 5 रुपए टैक्स दे रहा है। तो इनकम इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव। इनकम लेवल के साथ चेंज नहीं होता है, सबके लिए एक बराबर है। इट इज रिग्रेसिव। बट प्रोग्रेसिव मतलब as and when you progress direct tax also progresses. Are we clear everyone? सर ये मैंने एक बार क्विक आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स मेरे ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स मेरे ऊपर लगेगा और मेरे ही पॉकेट से मैं दूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स मेरे ऊपर लगेगा लेकिन मैं इनडायरेक्टली जो बर्डन है, जो मेरे गुड्स एंड सर्विसेज जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं उस पर मैं बर्डन शिफ्ट कर दूंगा। आर वी क्लियर? बर्डन इज शिफ्टेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। सर डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी एंड कस्टम्स है। सर डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करूंगा वैसे वैसे टैक्स भी ज्यादा होगा। रिग्रेसिव मतलब हर लेवल ऑफ इनकम के लिए सेम है। आर वी क्लियर एवरीवन? तो ये था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। सर एग्जाम का इंपॉर्टेंस बाबा नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1% बाई चांस अगर एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसका मूड हो गया तो पूछ ले, नहीं तो ये आईपीसी लेवल का क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो इट शुड बी एवर आस्क्ड। कैन आई गो अहेड? नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द वेरियस डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम? बाबा ये समझने के लिए मैं अपना टेक्स्ट बुक में जाऊंगा। तो आई मीन योर चार्ट मास्टर्स इन टैक्स textbook on indirect tax laws which is applicable for your me exam basically. तो इस बुक में now I will be going to the first chapter. तो फर्स्ट चैप्टर मैं आपको बुक से भी दिखाते हुए चलूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ सर बुक से भी हो रहा है। व्हाट इज टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, डेफिनेशन मैंने समझा दिया ऑलरेडी। अगर आप देखोगे Why is GST introduced? Everyone over here. ये क्या है? Deficiencies in the existing tax system. Basically, what were the deficiencies in the existing tax system? What do you mean by existing tax system? Existing tax system मतलब जो earlier VAT law था, जो sales tax law था,
सर उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण जीएसटी आना पड़ा? अगर कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, बाबा एक बात बताइए, आपके जूते में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप क्या नया जूता लोगे? आप जनरली नहीं लोगे। तो सर जब तक कोई वैट या सर्विस टैक्स या सेल्स टैक्स जो पुराना लॉ था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब तक जीएसटी आने का कोई सवाल ही नहीं था। अब जीएसटी आया है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम था। तो क्या प्रॉब्लम थे सर? नंबर 1, कैस्केडिंग इफेक्ट इज वन ऑफ द वाइटल इल इफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम। चलिए मैं आपको कैस्केडिंग इफेक्ट समझाता हूं। सर देखिए, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? मैन्युफैक्चरर ने गुड्स होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने गुड्स रिटेलर को बेचा, रिटेलर्स ने गुड्स कंज्यूमर को बेचा। ओके, इसमें टैक्स ऑन टैक्स, बाबा एक बात बताइए, वैट सेल्स टैक्स जो पहले थे वो टैक्स थे ऑन गुड्स, तो उनको हमेशा गुड्स पे अप्लाई होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता था, टैक्स यूज्ड टू बी अप्लाइड ऑन टैक्स ओनली, मतलब टैक्स ऑन टैक्स कभी नहीं होना चाहिए। इट इज एन इल इफेक्ट, इट शुड नॉट हैपन फॉर एन इकोनॉमी। हमेशा टैक्स ऑन गुड्स या सर्विस होना चाहिए, टैक्स शुड नॉट बी ऑन टैक्स। आर वी क्लियर? गवर्नमेंट का मोटिव है क्या टैक्स पे मैं और टैक्स कलेक्ट करूं, टैक्स पे और टैक्स कलेक्ट करूं? नहीं बाबा, टैक्स पे टैक्स इज एन इल इफेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वाज ए प्रॉब्लम हियर। जब भी पहले एक मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर करता था तो मैन्युफैक्चरर ऑलवेज यूज्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर एक्साइज। मैन्युफैक्चर किस में रजिस्टर्ड होता था? मैन्युफैक्चर हमेशा एक्साइज में रजिस्टर्ड होता था। तो सर अगर आप एक्साइज में रजिस्टर्ड थे तो समझ लीजिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका 100 रुपया आया, 80 रुपीज कॉस्ट था, आपने 20 रुपीज का प्रॉफिट लगाया और आपने सेल किया एट 100 रुपीज। आप एक्साइज ड्यूटी क्यों चार्ज करोगे? क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने 10 रुपीज एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया, टोटल हुआ 110। इफ यू सी ओवर हियर, जब मैन्युफैक्चरर बेच रहा है उसको, पहले तो वो एक्साइज ड्यूटी देगा क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर किया, फिर जब उसने बेच रहा था, बेचने के टाइम पे उसको वैट भी कलेक्ट करना पड़ता था, एंड वैट यूज्ड टू कम ऑन दिस 110। 110 पे 10% अगर वैट देखोगे तो 11 रुपीज आएगा, तो टोटल कितना हो गया? 121। अब एक बात बताइए मेरे को, डोंट यू थिंक वैट 10% सिर्फ गुड्स पे आना चाहिए था 100 रुपीज पे? लेकिन वैट वाज आल्सो चार्ज ऑन एक्साइज ड्यूटी एंड दिस इज नोन एज टैक्स ऑन टैक्स, एंड दिस इज वन ऑफ द इल इफेक्ट्स। इट शुड नॉट हैपन। गवर्नमेंट का मोटो है गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करना, गवर्नमेंट का मोटो टैक्स पे टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, और ये पहले हो रहा था। चले आगे, नेक्स्ट। अब जब ये होलसेलर ने ये गुड्स खरीदे, होलसेलर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एक्साइज। व्हाई सर? मैन्युफैक्चरर थोड़ी है सर, मैन्युफैक्चरर ही एक्साइज में रजिस्टर्ड होता है, तो ये रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वैट में। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी और वैट है ना, ये जो पे करके आया है इसको क्रेडिट नहीं मिलता था। तो सर इसको एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट 10 रुपीज कभी नहीं मिलता था। सर अगर मैंने कुछ पे किया है उसका क्रेडिट मेरे को नहीं मिल रहा है तो वो बेसिकली मेरा कॉस्टिंग हो गया। 100 रुपीज प्लस 10 रुपीज जो एक्साइज का मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा है वो मेरा कॉस्ट हो गया, और सर वैट का क्रेडिट मेरे को 11 रुपीज वैट का क्रेडिट मिलता था। अब आप मेरे का अगर कॉस्ट देखोगे तो सर बिकॉज मेरे को एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिला, इट विल फॉर्म ए पार्ट ऑफ माय कॉस्ट। क्योंकि मैं एक होलसेलर हूं, मैं एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हूं, जो एक्साइज ड्यूटी मैंने दिया है उसको मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर मेरे लिए एक्चुअली कॉस्ट हो गया जो 100 रुपीज प्लस एक्साइज ड्यूटी 10 रुपीज, मेरे लिए कॉस्ट हो गया 110। मतलब मेरे को एक्चुअली वैट का क्रेडिट, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिला। आर वी क्लियर? अब इसमें क्या हो रहा था, अब इसमें मैंने 10 रुपीज का प्रॉफिट 10% ऐड किया 11 रुपीज, और मैंने सेल किया 121 पे। अब देखिएगा इधर, अब इधर जो वैट आया वो 10% आया। 10% किस पे आया? सेलिंग प्राइस पे आया। सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे इट इज ऑफ द कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी। इट मीन्स अगेन टैक्स ऑन टैक्स इज हैपनिंग because this included 10 rupees excise duty. Baba, again what happened? This profit also came on the excise duty only, and then 121 already includes some portion of excise duty. On 121 again VAT आया, तो don't you think again tax on tax हुआ? तो it is again one ill effect. तो सर पहला ill effect क्या था? पहला ill effect था cascading effect. सर ये आप क्यों समझा रहे हो? एग्जाम में आएगा क्या? बाबा यू हैव टू नो सर्टेन थिंग्स बिकॉज यू हैव टू नो टू लर्न जीएसटी। आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा। एग्जाम में जो ऊपर वाली चीजें हैं वो पूछेंगे, लेकिन उसके लिए आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। कैन वी गो अहेड एवरीवन? तो फर्स्ट थिंग इज कैस्केडिंग इफेक्ट। सर कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। वो पहले से होता था, तो सर उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ जीएसटी केम इन, एंड बिकॉज ऑफ जीएसटी
इल इफेक्ट कैसे चला गया, कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे चला गया, हम समझेंगे कुछ देर बाद. नेक्स्ट सर, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स कॉजेज डबल टैक्सेशन. क्या हो रहा था सर, एक आइटम पे वैट भी लग रहा था, एक आइटम पे सर्विस टैक्स भी लग रहा था. तो मतलब क्या हो रहा था, कभी कभी कुछ ऐसा कॉमन पोर्शन होता था जिसपे सर्विस टैक्स और वैट दोनों लग जाता था. तो सर इट वाज आल्सो कॉजिंग डबल टैक्सेशन. एक आइटम पे सर्विस टैक्स भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है, कुछ कॉमन पोर्शन पे कभी कभी सर्विस टैक्स वैट दोनों लग रहा है. तो सर इट वाज कॉजिंग डबल टैक्सेशन. डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, एक आइटम पे एक बार ही टैक्स होना चाहिए. तो इट वाज अगेन ए प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड system. Can I go ahead everyone? Next. So non-integration of VAT and service tax causes double taxation. Baba, VAT or service tax was not integrated together. Service tax was a central local tax. VAT was charged by the state government. If anyone pays VAT, VAT ka set-off was not allowed against service tax. Service tax ka set-off was not allowed against VAT. So this non-integration was also causing problem to the people. So all these problems ka solution was only GST. We'll understand how the solution was GST later. Next, sir, no SENVAT crate after manufacturing stays to dealer. Baba, tell me one thing. Here, did this guy get excise duty ka credit? So it means he did not get central VAT. Baba, central excise duty basically that credit he did not get, and because of this, what was happening again? Cascading effect was happening. Are we clear everyone? In the earlier regime, a manufacturing of dutiable goods charges excise duty and VAT. So this guy manufacturer used to charge what? Excise duty and VAT. Okay, on intrastate supply and CST on interstate. VAT or CST is levied inclusive of excise duty. But tell me one thing, this VAT was levied inclusive of excise duty because excise duty was already included. And then when this guy wholesaler was there, wholesaler used to buy, wholesaler never used to get excise duty ka credit. So I told you this guy never got excise duty ka credit. When he did not get excise duty ka credit, his cost always included excise duty. Excise duty pe again VAT was being charged. Are we clear everyone? So these are all the ill effects. Always tax on tax was happening, double taxation was happening, VAT and service tax ka integration was not there. So Baba, government came up with the solution of GST. So sir, if I tell you the deficiencies in the earlier tax system, sir, it is cascading effect, which is tax on tax. No SENVAT credit to dealer or trader. Manufacturer, when he sold, excise duty he charged, you will never get the credit. Non-integration of VAT and service tax was causing double taxation. Are we clear everyone? Sir, is it important for your exam again? Baba, knowing was important. Exam perspective not irrelevant. Are we clear everyone? But sir, if it comes, Baba, if it comes, I have already taught you. Can we go ahead everyone? Next. Everyone over here. Various features of GST. Baba, here they ask you a small question at times. Various features of GST. So if I tell you what are the features of Ramesh Soni, you will say beards are there, hairs are there, correct? So what are the various features of GST? Let's go ahead and understand over here the various features. First of all, it's a tax on supply of goods, services or both. Sir, goods, services or both, whenever it is supplied, GST will be levied. Okay. Next, sir, it's a consumption based tax. What do you mean by consumption based tax? Ultimately, who is consuming has to pay the tax. Ultimately, the person who is going ahead and consuming has to bear the tax. So it is known as consumption based tax. Everyone, if you see all these features, I have gone ahead and written over here also. Can we go ahead everyone? Now, it's a consumption based tax. Consumption based tax means the person who is ultimately consuming the goods or service has to bear the burden of the tax. So sir, if I have gone ahead and sold it to one person who is the ultimate consumer, the consumer will bear the burden. So it is known as consumption based tax. Next, destination based tax. Everyone listen to me very carefully. There are two types of taxation in the world which follows. One is origin based taxation principle, one is destination based taxation principle. Tell me one thing, sir, अपने को हमेशा okay, बाबा बीच बीच में क्या होता है ना, I start talking only in English, right? So suddenly a reminder comes, Ramesh, talk in Hindi also. Sir, चलिए, मैंने क्या बोला यहाँ पे? हाँ, तो सर फीचर्स की जब बात करें, तो जब फीचर्स की बात कर रहे हैं सर, वेरियस फीचर्स ऑफ जीएसटी. पहला फीचर क्या है सर? जीएसटी इज एज गुड्स और सर्विसेज जब सप्लाई होंगे तो टैक्स जो लेवी होगा उसको जीएसटी बोलते हैं. इट्स ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज. सर जब भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होंगे तो जीएसटी लगेगा.
ये पहला फीचर है। सेकेंड सर, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जो अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा वही टैक्स का बर्डन बियर करेगा। सो जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जो अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहा है वही टैक्स का बर्डन बियर करेगा। नेक्स्ट सर, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? द होल वर्ल्ड फॉलोज टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल, वन होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल। सर क्या डिफरेंस है ओरिजिन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड में? क्या डिफरेंस है ओरिजिन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल में? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल में टैक्स हमेशा ओरिजिन स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल में टैक्स हमेशा डेस्टिनेशन स्टेट को जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूं ये यूएस है, यूएस से गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो यूएस ओरिजिन हो गया। तो अगर ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल फॉलो करें तो यूएस गवर्नमेंट विल गेट द राइट टू टैक्स, यूएस गवर्नमेंट टैक्स लेगा। सर अगर हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल फॉलो करें तो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा बिकॉज द डेस्टिनेशन इज इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल लगाऊंगा मैं और इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अब एक बात बताइए, यूएस लगा रहा है ओरिजिन, इंडिया लगा रहा है डेस्टिनेशन, एक गुड्स पे आप ओरिजिन पे भी दोगे डेस्टिनेशन पे भी दोगे तो गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यहां पे द होल वर्ल्ड ने अग्री किया है कि हम हमेशा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, वही गवर्नमेंट टैक्स लेगी जो डेस्टिनेशन है, जो कंट्री डेस्टिनेशन है उस गुड्स का। आर वी क्लियर? नाउ समझ लीजिए, अब हम इसी को इंडिया में लगाते हैं। इंडिया में समझ लो ये मोबाइल बना है कर्नाटका में, कर्नाटका में देयर आर नो कंज्यूमर्स ओनली, एक ही आदमी है जो ये मोबाइल बनाता है, कर्नाटका, होल ऑफ कर्नाटका। सोचिए ये कर्नाटका है, कर्नाटका में सिर्फ एक ही इंसान है जो मोबाइल बनाता है और कोई नहीं रहता है कर्नाटका में, खाली है। और यहां है दिल्ली, दिल्ली में बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, और सब ने मोबाइल खरीदा है। एक बात बताइए आपको, अब किस गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली गवर्नमेंट को या कर्नाटका गवर्नमेंट को? किस गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स की जरूरत पड़ेगी? किस स्टेट में ज्यादा कंज्यूमर्स है? दिल्ली में। बाबा जहां ज्यादा कंज्यूमर्स है वहां ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, वहां हॉस्पिटल चाहिए होंगे, वहां रोड चाहिए होगा, वहां हॉस्पिटल चाहिए होंगे, वहां एजुकेशन चाहिए होगा, वहां बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होंगी। सो द स्टेट वेयर देयर आर मेनी कंज्यूमर, जहां बहुत सारे कंज्यूमर्स है वो स्टेट को टैक्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो बाबा एक बात बताइए, अगर यहां से मोबाइल जा रहा है यहां, तो किस गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए? हमेशा डेस्टिनेशन स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए। आर वी क्लियर? क्यों सर? क्योंकि टैक्स की रिक्वायरमेंट वहीं होगी जहां कंज्यूमर्स हैं। सर समझ लीजिए कर्नाटका में कंज्यूमर्स ही नहीं है, सिर्फ कुछ ही प्रोड्यूसर्स हैं, तो बाबा गवर्नमेंट बोल रहा है जहां ज्यादा कंज्यूमर्स है वहां टैक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वहीं टैक्स जाना चाहिए। तो जीएसटी को उन्होंने डेस्टिनेशन टैक्सेशन बनाया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाया, मतलब टैक्स वहीं जाएगा, उसी स्टेट में जाएगा जिस स्टेट में कंज्यूमर्स है। आर वी क्लियर एवरीवन? तो सर समझ लीजिए एक आइटम दिल्ली में बन के बैंगलोर में आया, मैंने ये आइटम खरीदा, मैंने ये बॉटल खरीदा, बॉटल बना था दिल्ली में लेकिन बॉटल मैंने बैंगलोर में खरीदा। अब आप एक बात बताइए, मैं बैंगलोर में रह रहा हूं, मैं चाहूंगा मेरा टैक्स मेरी गवर्नमेंट को जाए ताकि मेरी गवर्नमेंट डेवलप हो, मेरी गवर्नमेंट डेवलप होगी तो मेरा जो बैंगलोर है वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हॉस्पिटल डेवलप होगा। करेक्ट? आर वी क्लियर एवरीवन? तो ऑलवेज टैक्स इज डेस्टिनेशन बेस्ड, टैक्सेशन इज डेस्टिनेशन बेस्ड, बिकॉज गवर्नमेंट को भी वहीं जरूरत पड़ेगा जहां कंज्यूमर ज्यादा है। सर यहां कुछ ही लोग हैं तो यहां टैक्स का रिक्वायरमेंट भी कम होगा, यहां बहुत सारे कंज्यूमर्स है तो यहां टैक्स का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। इसलिए जीएसटी इज डिजाइंड एज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आर वी क्लियर एवरीवन? तो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। चलिए नेक्स्ट, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। 1 मिनट एवरीवन, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा ड्राइंग निकालता हूं। 1 मिनट। सो जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। बाबा यहां पे लिखा हुआ है, पहला लाइन मैंने क्या बोला, वेरियस फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या होते हैं? सर पहले जीएसटी इज ए टैक्स, सर इट इज ए टैक्स ऑन सप्लाई, इट्स ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ व्हाट?
Sir, it's a tax on supply of goods or services. Can we go ahead? Sir, second मैंने क्या बोला है? Sir, it's a consumption tax. Consumption tax mean जो ultimately बकरा जो consume कर रहा है उसी को टैक्स देना है. Sir, thirdly, GST is the destination based tax. What do you mean by destination based tax? Tax वहीं जाएगा जहां डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स है. अगर डेस्टिनेशन दिल्ली है तो दिल्ली गवर्नमेंट को ही टैक्स मिलेगा. कैन आई गो अहेड? अगर डेस्टिनेशन आसाम है गुड्स का, जहां गुड्स कंज्यूम हुए हैं, जहां सर्विसेज कंज्यूम हुई है, तो बाबा उसी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का राइट है. कैन वी गो अहेड? नेक्स्ट सर, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स. एक्चुअली वैट तो चला गया सर, फिर ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या है बाबा? वैट जो था, वैट वाज ए मॉडल, और वो वैट का मॉडल इन्होंने जीएसटी में भी अडॉप्ट किया है. वैट नहीं चला गया बाबा, वैट लॉ चला गया. वैट का जो मॉडल था दैट इज स्टिल अडॉप्टेड इन जीएसटी. चलिए समझते हैं कि कैसे अडॉप्ट किया. फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूं यहां पे 1 मिनट पीपल. हाँ, मैंने ड्राइंग चेंज कर दिया. एवरीवन ओवर हियर. सर, एक मैन्युफैक्चरर गुड्स बेच रहा है होलसेलर को, ठीक है. होलसेलर गुड्स बेच रहा है रिटेलर को, रिटेलर गुड्स बेच रहा है कंज्यूमर को. बाबा वी आर एंटरिंग इनटू जीएसटी नाउ. आप ध्यान से सुनिए बाबा, ध्यान से मतलब रिलैक्स होके सुनिए, इधर उधर सोचने का जरूरत नहीं है. डायरेक्टली वॉच ऑन द बोर्ड एवरीवन हियर. चलिए देखिए क्या हो रहा है. एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स होलसेलर को बेचा. होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को बेचेगा. रिटेलर क्या करेगा सर? रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा. चलिए सर शुरू करते हैं ओवर हियर. नाउ व्हेन मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स, समझ लीजिए मैन्युफैक्चरर का कॉस्टिंग था 80 रुपीज. उसने कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा 20 रुपीज, और एक्चुअली उसने क्या किया? सेलिंग प्राइस 100 रुपीज. कितने में सेल किया? 100 रुपीज में. अगर आप इसमें देखोगे तो उसने जीएसटी लगाया फॉर एन एग्जाम्पल 10%. बाबा एवरी परसेंटेज जो मैं जीएसटी का बोल रहा हूं इन द क्लास इज ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस. रियल लाइफ में जीएसटी के रेट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है. समझ लीजिए उसने 10 रुपए का जीएसटी लगाया. उसने कितने में बेचा? 110. ये जो होलसेलर है ये इसको पे करेगा 100 रुपीज गुड्स के लिए, 10 रुपीज जीएसटी के लिए. यस और नो? तो ये क्या करेगा? ये अभी ये जीएसटी रिटर्न नहीं करेगा, ये जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा. करेक्ट. ये कितना जीएसटी देगा गवर्नमेंट को? जो इसने होलसेलर से कलेक्ट किया. हम समझ रहे हैं मैन्युफैक्चर इज द फर्स्ट पॉइंट, यहीं से गुड्स चालू हो रहा है. तो इसने फर्स्ट टाइम गुड्स बेचा 100 रुपीज में, और सर इसने जीएसटी चार्ज किया 10 रुपीज. जीएसटी इसको मिला एंड इसने जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया. सो एट गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेज में कितने रुपए कमाया? 10 रुपीज. समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. अब अगर आप देखोगे होलसेलर ने गुड्स रिटेलर को बेचे. जब होलसेलर गुड्स रिटेलर को बेच रहा है तो आप मेरे को बताइए, ये होलसेलर अभी गवर्नमेंट के पास जाके रोएगा, गवर्नमेंट को बोलेगा गवर्नमेंट मैं तो आपका पार्टनर हूं, मेरे से आपने क्यों टैक्स लिया? तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है बाबा, तूने जो भी टैक्स दिया है उसका क्रेडिट ले ले. सो गवर्नमेंट मेरे को क्रेडिट दे देगा. तो गवर्नमेंट मेरे को बोल रहा है होलसेलर तू भी जो भी इनपुट जो भी खरीद रहा है उस पर जो भी टैक्स दे रहा है उसका तू क्रेडिट ले ले. मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट में कंज्यूमर हूं ही नहीं, मेरे से क्यों टैक्स लिया? तो गवर्नमेंट ने बोला बाबा तो एक काम कर, जो भी टैक्स दिया है उसका क्रेडिट ले ले. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी टैक्स दिया है उसका क्रेडिट ले ले. इसको क्रेडिट मिल गया 10 रुपीज. इसने बाबा रोना बंद किया. राइट नाउ यू टेल मी वन थिंग. अब इधर इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट है 100 रुपीज. अब ये जो होलसेलर है ये रिटेलर को बेच रहा है, डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट भी कमाएगा. कितना? 20 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल. अब एक बात बताइए मेरे को, सर जब यहां पे 100 रुपया वैल्यू ऑफ गुड्स ऑलरेडी है, हाउ मच वैल्यू ये होलसेलर ने इंक्रीज किया गुड्स का? 20 रुपीज का वैल्यू इंक्रीज किया. मतलब वैल्यू एडिशन कितना किया इसने? 20 रुपीज. गवर्नमेंट बोलता है रमेश जब जब वैल्यू एडिशन होगा तब तब मेरे को टैक्स चाहिए. अब ये अगर इधर बोलोगे आप मेरे को तो 120 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस. जीएसटी 10% है गुड्स पे, 12 रुपीज, 132 रुपीज. अब ये होलसेलर बोलेगा हा हा गवर्नमेंट मैंने आपके बिहाफ पे 12 रुपीज कलेक्ट किया है, आपको याद है यू हैव टू पे मी 10 रुपीज का क्रेडिट जो आपने मेरे को दिया था, तो मैं काम करूंगा वो 10 रुपीज को यूज करूंगा और 2 रुपीज आपको दूंगा. तो ये बोलेगा ऑन माई आउटपुट मतलब सेल्स
उस पे मेरा जो टैक्स का लायबिलिटी है जो मेरे को गवर्नमेंट को देना है वो 12 रुपीज है। मेरे पास गवर्नमेंट इनपुट पे टैक्स का क्रेडिट 10 रुपीज है और गवर्नमेंट में आपको सिर्फ 2 रुपए दूंगा अब। और ये बोलेगा गवर्नमेंट 10 रुपए का क्रेडिट था, 12 रुपए मैंने कलेक्ट किया, मैं सेट ऑफ करके आपको सिर्फ 2 रुपीज पे करूंगा। और गवर्नमेंट को ये सेकेंड स्टेज पे कितना रुपए दे रहा है? 2 रुपीज। आई होप पीपल आर क्लियर। चलें आगे। अब आप एक मेरे को बात बताइए, अब ये रिटेलर है, रिटेलर बोलेगा सर मेरे से आपने क्यों टैक्स लिया, और ये रोने लग गया। तो गवर्नमेंट बोलेगा ओके रिटेलर, आप एक काम कीजिए, जो भी आपने टैक्सेस दिए हैं, बिकॉज आप मेरे पार्टनर हो, आप कंज्यूमर नहीं हो, जो भी आपने टैक्सेस दिए हैं उसका आप क्रेडिट ले लीजिए। समझ लीजिए रिटेलर क्रेडिट लेने वाला ही था, लेकिन वो गुड्स ना उसका बच्चा आया शॉप पे और लेके चला गया, रिटेलर बन गया कंज्यूमर। अब रिटेलर को गुड्स पे क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब रिटेलर ने बोला नहीं नहीं सर, मेरे बच्चे ने नहीं लिया है, मैं इसको सेल करने वाला हूं। तो अगर आप सेल करने वाले हो तो यू आर गवर्नमेंट का पार्टनर। गवर्नमेंट बोलता है बाबा बेच, जितना बेचेगा उतना कमाएगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है जितना टैक्स तूने दिया है उसका मैं क्रेडिट दे दूंगा। तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज गिव यू द क्रेडिट। सो गवर्नमेंट बोलता है बेच डाल, जितना बेचना है बेच। इफ यू आर गोइंग टू सेल मोर बिकॉज यू विल कलेक्ट मोर, आई विल गिव यू द क्रेडिट। जो भी आपने टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मैं दूंगा। आर वी क्लियर? तो गवर्नमेंट ने मेरे को बोला इनपुट पे टैक्स क्रेडिट कितना रुपया जीएसटी दिया? 12 रुपीज। ले ले बाबा, ले ले क्रेडिट। नाउ ही विल सेल। इसका कॉस्ट कितना है? 120। सर टैक्स कितना? प्रॉफिट 30 रुपए, 30 रुपीज। रिटेलर थोड़ा ज्यादा कमाएगा समझ ले, तो 150 रुपीज। सर टैक्स इज 10%, 30 रुपीज, सॉरी 15 रुपीज। और सर 165 में गुड्स बेचा, करेक्ट, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। करेक्ट एवरीवन? बाबा कंज्यूमर अल्टीमेटली द बकरा, उसको कंज्यूमर को कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है। कंज्यूमर क्या करेगा? इसको देगा। ओके बाबा, यहां भी क्या हुआ होगा, या इसने 120 रुपीज और 12 रुपीज जीएसटी का दिया होगा, ठीक है। कंज्यूमर जब इसको पे करेगा, कंज्यूमर 150 रुपीज गुड्स का पे करेगा और 15 रुपीज जीएसटी पे करेगा। कंज्यूमर बोला मैं रोऊंगा, मेरे को क्रेडिट दो। गवर्नमेंट ने बोला तू रोते रहे, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंज्यूमर्स नेवर गेट द क्रेडिट बिकॉज इट्स ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जिसने कंज्यूम किया उसको ही अल्टीमेटली बकरा बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो सर अभी ये रिटेलर बोलेगा हा 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 गवर्नमेंट, मैंने आपके बिहाफ में 15 कलेक्ट किया, डू यू रिमेंबर 12 रुपए का आपने क्रेडिट दिया था। तो सर मेरा आउटपुट पे, सेल्स पे टैक्स का लायबिलिटी है 15 रुपीज, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है 12 रुपीज और मैं सिर्फ 3 रुपीज पे करूंगा। और इसने थर्ड स्टेज में गवर्नमेंट को 3 रुपीज पे किया। गवर्नमेंट को कितना मिला? 15 रुपया। एक्चुअली कंज्यूमर ने कितना दिया? 15 रुपीज। गवर्नमेंट को कितना मिला? 15 रुपीज। सो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट को मिला वो किसने दिया है? कंज्यूमर ने। सर ये होलसेलर ने कुछ दिया क्या अपने पॉकेट से? होलसेलर ने अपने पॉकेट से 10 रुपीज दिया था, 12 कलेक्ट किया, उसे 10 रिड्यूस करके गवर्नमेंट को सिर्फ 2 ही दिया। सर रिटेलर ने कुछ दिया क्या गवर्नमेंट को? सर रिटेलर ने भी अपने पॉकेट से कुछ नहीं दिया, पहले उसने 12 रुपए दिए थे, उसका क्रेडिट मिला, 15 रुपए से 12 रुपए डिडक्ट करके रिमेनिंग 3 रुपीज गवर्नमेंट को दिया। तो बाबा ऑल दिस बेसिकली क्या होते हैं, ये कलेक्शन एजेंट बन जाते हैं गवर्नमेंट के। एक्चुअली ये कलेक्ट करते हैं और पे करते हैं, इनके पॉकेट से कुछ भी नहीं जाता है। अब सर इसको हम लोग वैट क्यों बोलते हैं? वैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जितना वैल्यू एडिशन करोगे उतने पे आपको टैक्स देना है। अगर आप देखोगे पहले स्टेज पे मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया था, नया गुड्स था, 100 रुपीज का मार्केट में आया, 100 रुपीज पे गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। कितना मिला गवर्नमेंट को? 100 रुपीज पे 10%, 10 रुपीज गवर्नमेंट को मिल गया। सेकेंड स्टेज पे एक बात बताइए, होलसेलर ने कितना वैल्यू इंक्रीज किया गुड्स का? 20 रुपीज। सर प्रॉफिट, सर प्रॉफिट मतलब वैल्यू एडिशन। यस बाबा, जरूरी नहीं है कि गुड्स के ऊपर आपको रॉ मटेरियल लगाना ही पड़ेगा तब वैल्यू एडिशन होगा, नहीं, वैल्यू एडिशन हुआ अगर आपने प्रॉफिट लिया। गवर्नमेंट ने बोला पार्टनर तू अगर 20 रुपए कमा रहा है तो मेरे को भी वैल्यू एडिशन पे प्रॉफिट देना। तो मैं बोलूंगा ठीक है, आई विल कलेक्ट एंड पे। मैंने कलेक्ट किया और पे किया। अगर आप एक्चुअली देखोगे 20 पे 10% मतलब मैंने एक्चुअली गवर्नमेंट को 2 रुपीज ही दिया। जितना वैल्यू एडिशन होगा उतने पे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। नेक्स्ट
थर्ड स्टेज। सर यहां पे अगर आप देखोगे इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, 30 रुपीज। 30 रुपीज पे 10% कितना होता है, 3 रुपीज। गवर्नमेंट को एक्चुअली 3 रुपीज ही मिला, तो जितना वैल्यू इंक्रीज करोगे उस वैल्यू एडिशन पे गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। तो वैट क्या है, वैट इज ए स्टेज कलेक्शन प्रोसेस। हर एक स्टेज पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा जब जब वैल्यू एडिशन होगा, जब जब वैल्यू एडिशन होगा तब तब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। और आपने जो भी टैक्स दिया है वो टैक्स को आप सेट ऑफ करके, सो सर वैट में क्या होता है, आउटपुट पे आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, सेल्स पे इनपुट टैक्स रेट यूज कीजिए, रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे कीजिए। यही जीएसटी का सिस्टम है बाबा। मैं सेल्स पे टैक्स कलेक्ट करूंगा, मैं जो परचेज करूंगा उसका टैक्स का क्रेडिट लूंगा, सेल्स के टैक्स पे जो परचेज का टैक्स है उसको डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को दे दूंगा। आर वी क्लियर? सो जीएसटी इज कॉल्ड ए वैल्यू एडेड टैक्स, बिकॉज जो भी वैल्यू एडिशन होता है उस पर टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। सर अगर आप देखोगे अच्छे से देखिए, यहां वैल्यू एडिशन 20 हुआ था, 2 रुपीज गया 10%, यहां वैल्यू एडिशन 30 हुआ था 10%, 3 रुपीज गवर्नमेंट को गया। एंड अल्टीमेटली द टैक्स इज बोर्न बाय द कंज्यूमर। आर वी क्लियर एवरीवन? सर ये हमें बनाना है, अगर बनाना है तो पॉज करके बनाइए, नहीं तो बाबा इट्स जस्ट अ बेसिक। आप लोगों को, कुछ लोगों को ऑलरेडी ये सब कुछ आता होगा, बट बाबा एज ए टीचर आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, राइट? तो प्लीज बियर विथ मी। जो कुछ ऐसा लग रहा हो कि सर ये सब बहुत बेसिक है, मेरे को आता है, तो टेंशन नहीं है बाबा, आगे करते करते चले जाओ, राइट एवरीवन? कैन वी गो अहेड एवरीवन? लेट्स गो अहेड नाउ। सर जीएसटी इट्स ए टैक्स ऑन वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ एग्जाम में आपको कुछ भी एक एमसीक्यू वगैरह पूछ सकते हैं, तो यू विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर जीएसटी इज ए टैक्स, जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, और बाबा नेक्स्ट इट्स ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, सर इट्स ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, एंड बाबा इट्स ए वैल्यू एडेड टैक्स। बेसिकली वैट का जो मॉडल था वो जीएसटी में अडॉप्ट हो गया है। आर वी क्लियर एवरीवन? नाउ यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी दिए हुए हैं। सर ये भी पढ़ के जाऊं क्या? कब किस्मत खराब हो और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो, राइट? सो पढ़ के जाइए। सर जीएसटी इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी? सर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, मतलब वन इंडिया, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट, कि ऑल ओवर इंडिया एक ही टैक्स चलेगा जिसको हम बोलेंगे जीएसटी। सो बेसिकली बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या है? यूनिफाइड नेशनल मार्केट। नाउ फॉर मी होल ऑफ इंडिया हैज बिकम वन मार्केट। मैं कहीं से भी खरीदूं गुड्स, मेरे को क्रेडिट मिलेगा। पहले अगर आप दूसरे स्टेट से खरीद के लाते थे और टैक्स देते थे, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। विद द कमिंग ऑफ जीएसटी आप कहीं से भी कुछ भी गुड्स खरीद के लाओ इंडिया में, आपको टैक्स मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। कैन वी गो अहेड एवरीवन? नेक्स्ट सर बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बाबा एक बात बताइए, जब टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है तो बेसिकली क्या होगा? चीजों का कॉस्ट कम होगा। जब कॉस्ट कम होगा तो बेसिकली बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बाबा मोदी जी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सी दैट एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिलेगा। सर एनहांस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके सर। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट चला जाएगा। सर एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, सर वैट था, सीएसटी था, एक्साइज था, सब चला गया, अभी क्या आ गया? जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। नेक्स्ट सर एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, वो वैट और सर्विस टैक्स का जो इशू था, डबल टैक्सेशन हो रहा था, वो सब इशू खत्म हो जाएगा। सर रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ फ्री फ्लो, बिकॉज ऑफ फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, प्राइजेस के, गुड्स के प्राइजेस भी कम होंगे। कैन आई गो अहेड एवरीवन? टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है, जब टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है तो गुड्स के प्राइजेस भी कम होंगे। सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। लोअर कंप्लायंस कॉस्ट, बाबा एज ए ट्रेडर पहले आप सर्विस टैक्स पे भी, सर्विस टैक्स का भी कंप्लायंस कर रहे थे, अगर आप सर्विसेज दे रहे थे, अगर आप वैट गुड्स सेल कर रहे थे तो गुड्स का भी वैट का कंप्लायंसेस कर रहे थे, तो डबल कंप्लायंस कॉस्ट था। अब जीएसटी आ गया तो एक ही कंप्लायंस कॉस्ट है विच इज रिलेटिंग टू जीएसटी। बाबा हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, सी ग्रेड इट इज, बट स्टिल एग्जामिनर अगर आस्क इफ ही आस्क तो आपको बोलना ही पड़ेगा, राइट? आस्क लिया सर, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया आपको तो आपको बोलना ही पड़ेगा। ओके एवरीवन? यस सर। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर व्हाट आर द सेंट्रल टैक्सेस विच आर सब्स्यूम्ड? बाबा बिफोर आई गो टू दिस आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट प्री एंड पोस्ट जीएसटी सिनेरियो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। देखिए मैंने वेरियस फीचर्स आपको बता दिए, एक प्री एंड पोस्ट जीएसटी सिनेरियो है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। अगर आप टेक्स्ट बुक में आओगे
सर प्री एंड पोस्ट जीएसटी सिनारियो मतलब पहले क्या हो रहा था, जीएसटी आने के पहले क्या हो रहा था और जीएसटी आने के बाद क्या हो रहा है। सर पहले अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे मतलब आप क्या क्राइम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग का क्राइम कर रहे थे। और आप कौन थे, आप अगर मैन्युफैक्चरर थे तो आप पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आप किसको देते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर पहले अगर मैं गुड्स सेल करता था इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मींस विद इन द स्टेट अगर सेल करता था, तो मैं अगर एक ट्रेडर या डीलर था और विद इन द स्टेट सेल कर रहा था तो मेरे को वैट देना पड़ता था और वैट किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को। सर पहले अगर मैं सेल करता था इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मींस वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो सर अगर मैं कौन था, मैं अगर एक ट्रेडर या डीलर था तो सर मेरे को कलेक्ट करना पड़ता था सीएसटी और सीएसटी हमेशा जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। आर वी क्लियर, कौन से स्टेट गवर्नमेंट को, ओरिजिन स्टेट गवर्नमेंट को, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था। कैन वी गो हेड नेक्स्ट। सर अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता था उसको बोलते थे प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, सर्विसेज प्रोवाइड करने को क्या बोलते थे, प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। और मैं कौन था, मैं सर्विस प्रोवाइडर था तो मेरे को क्या चार्ज करना पड़ता था, सर्विस टैक्स, और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। तो ये सब पहले था, पहले इतने टाइप के टैक्सेस थे, एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स वगैरह थे। सर सबका मैंने आपको बताया, जब पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होता था, कौन मैन्युफैक्चर करता था, मैन्युफैक्चरर, तो सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। गुड्स अगर सेल होता था विद इन द स्टेट तो सर ट्रेडर और डीलर क्या कलेक्ट करता था, वैट, और वैट स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। सर गुड्स अगर इंटर स्टेट सेल होता था, ट्रेडर और डीलर सेल करता था तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स चार्ज होता था और वो टैक्स उसी गवर्नमेंट को मिलता था जहां गुड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। सर ओरिजिन स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। नेक्स्ट सर सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती थी पहले, प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, और सर कौन देता था, सर्विस प्रोवाइडर, तो सर सर्विस टैक्स चार्ज करता था वो, और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देता था। बट सर अब क्या हो रहा है, सर अब सेम गुड्स एंड सर्विसेज ही हैं। ये जो सारे इवेंट्स थे ना सर, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल इंटरस्टेट करना, सेल इंट्रास्टेट करना, सर प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, ये सारे टैक्सेबल इवेंट को एक जगह डाल के बोला इसका नाम आज से रख दो सप्लाई, सारों का नाम हो गया सप्लाई। और सर ये जो मैन्युफैक्चरर, डीलर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर थे, इन सब का नाम एक ही कर दिया टैक्सेबल पर्सन। और सर कौन सा टैक्स लगेगा, अभी वैट, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, अभी क्या लगेगा, जीएसटी। सर किसको जाएगा, ये जाएगा दोनों गवर्नमेंट को 50-50, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब कैसे सिंप्लीफाई कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला रमेश जब भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होंगी तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा और टैक्स विल बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। वो किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 50-50। आर वी क्लियर एवरीवन, समझ में आया पोस्ट जीएसटी सिनेरियो? यस सर। नाउ वन मोर थिंग, जीएसटी इज ए डुअल, जीएसटी जो इंडिया में अडॉप्ट हुआ है वो डुअल मॉडल जीएसटी अडॉप्ट हुआ है। सर डुअल मॉडल जीएसटी मतलब देखिए क्या होता है, एक होता है नेशनल लेवल, नेशनल मॉडल। आई विल नॉट गो अहेड एंड एक्सप्लेन ऑल द मॉडल्स बट आई विल टेल यू नेशनल मॉडल क्या होता है। सर नेशनल मॉडल में क्या होता है, द सेंटर विल कलेक्ट एंड देन दे विल पे टू द स्टेट। अब आप एक बात बताइए, इन आर इंडिया द सेंटर में द गवर्नमेंट इज बीजेपी। Now बीजेपी गवर्नमेंट विल गो ahead and give it to all the बीजेपी स्टेट, सारे बीजेपी स्टेट को फंड रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जिस स्टेट में बीजेपी नहीं है उसको बोलना पड़ेगा गवर्नमेंट दे दो। बाबा आई एम जस्ट टॉकिंग एवरीथिंग फ्रॉम क्लासरूम पर्सपेक्टिव, जो भी क्लास में बोल रहा हूं वो क्लासरूम पर्सपेक्टिव से है, आउटसाइड वर्ल्ड से कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। नाउ तो मैं बोल रहा हूं कौन चाहता है, आप चाहते हो क्या आपका सैलरी पहले पापा के पास जाए, फिर पापा को बोल पापा पापा सैलरी दे दो मेरे को, करेक्ट। एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। सो सारे स्टेट ने बोला ये नेशनल मॉडल जो है ये तो इंडिया में नहीं चलेगा कि सारा पहले सेंटर के पास जाए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सबको दे, ये नहीं चलेगा। इट हैज टू बी डुअल मॉडल। सर व्हाट डू यू मीन बाय डुअल मॉडल? डुअल मॉडल मतलब सेंटर भी कुछ कलेक्ट करे, स्टेट भी कुछ कलेक्ट करे। अगर मैंने ये मोबाइल बेचा आज तो मेरे को सेंटर इस सेल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी कलेक्ट करे, स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी कलेक्ट करे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करेगा उसको सीजीएसटी बोलेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करेगा उसको एसजीएसटी बोलेंगे। तो इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल मॉडल। डुअल मॉडल मतलब एक ही ट्रांजैक्शन पे बोथ द गवर्नमेंट विल अटैक टुगेदर और बोथ द गवर्नमेंट विल कलेक्ट देयर रेस्पेक्टिव जीएसटी।
आर वी क्लियर? नेशनल मॉडल अडॉप्ट नहीं हो सकता था क्योंकि अगर सारा सेंटर को पहले चला गया तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे हु वांट्स टू बी डिपेंडेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला सर देखिए एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन पे आप भी अटैक कीजिए, आप अपना जीएसटी लीजिए, हम अटैक करके हम अपना जीएसटी लेंगे। जब सेंटर अटैक करके सेंटर अपना जीएसटी लेता है तो उसको बोलते हैं सीजीएसटी। जब स्टेट अटैक करके स्टेट जीएसटी लेता है तो उसको बोलते हैं एसजीएसटी। एनी डाउट्स एनीवन? चलें आगे। तो सर डुअल मॉडल याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में एक छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो सर मैंने आपको दो चीज एडिशनली पढ़ाई जिनको आप अगर चाहो तो अपने चार्ट बुक में इधर लिख के रख सकते हो। मैंने आपको नंबर 1 प्री एंड पोस्ट जीएसटी, ये तो टोटल बकवास है, प्री एंड पोस्ट जीएसटी आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको डुअल मॉडल एक बार लिख के रखना है, डुअल मॉडल जीएसटी, ताकि आपको याद रहे कि आपको डुअल मॉडल याद होना चाहिए। डुअल मॉडल मतलब क्या होता है? Central government and state government will simultaneously go ahead and collect GST on a transaction. Central government जो collect करेगा उसको CGST बोलेंगे, state government जो collect करेगा उसको SGST बोलेंगे, right? देखिए India has adopted dual model which is concurrently imposed by the center and the state. That is, both center and state will impose the GST on the transaction साइमल्टेनियसली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा उसको सीजीएसटी बोलेंगे, जो स्टेट कलेक्ट करेंगे उसको एसजीएसटी बोलेंगे। आर वी क्लियर एवरीवन? चलें आगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ सर अब अगर आप राइट साइड में आ जाते हो, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका डिस्कशन मैं करना चाहूंगा अभी। देखिए अगर मैं बोलूं आपको तो इंडिया में कितने टाइप के ट्रेड हो सकते हैं? अगर हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर मैं बात करूं ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो कितने टाइप के ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकते हैं? एक हो सकता है इंट्रा स्टेट, एक हो सकता है इंटर स्टेट, एक हो सकता है इंटरनेशनल। 3 टाइप के ट्रेड हो सकते हैं ना जनरली। आपने इंट्रा स्टेट किया मींस विद इन द स्टेट किया, आपने इंटर स्टेट किया वन स्टेट टू डिफरेंट स्टेट, आपने इंटरनेशनल ट्रेड किया, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, वो सब। तो सर जब भी इंट्रा स्टेट ट्रेड होता है, मतलब सर समझ लिए गुड्स आ जा रहा है यूपी से यूपी, ये इंट्रा स्टेट हो गया। सर इसका मतलब व्हेनेवर इट इज इंट्रा स्टेट, तो सर उसको इंट्रा स्टेट को जीएसटी में क्या बोलते हैं? उसको इंट्रा स्टेट ही बोलते हैं बाबा। इन जीएसटी इंट्रा स्टेट को इंट्रा स्टेट ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट और इंटरनेशनल को देखोगे ना, तो इंटरनेशनल को जीएसटी में भी इंटर स्टेट ही बोला गया है। अगर आप इंटरनेशनल का बात करोगे तो जीएसटी में क्या बोलते हैं? उसको इंटर स्टेट ही बोलते हैं। तो सर इसको भी हम इंटर स्टेट ही बोलेंगे इन जीएसटी। इंटरनेशनल को भी इंटर स्टेट बोलेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को भी इंटर स्टेट ही बोलेंगे। सर इंट्रा स्टेट क्या होता है सर? व्हेनेवर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, बेसिकली सप्लाई जो है वो विद इन द स्टेट हो रहा है। आप अभी सोचिए सप्लाई कहां हो रहा है? विद इन द स्टेट हो रहा है। सर व्हेनेवर सप्लाई इज विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम यूटी। सर विद इन सेम स्टेट मतलब समझ लीजिए यूपी से सेल हो रहा है, यूपी में ही हो रहा है, विद इन द सेम स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। सर विद इन सेम यूनियन टेरिटरी, समझ लीजिए चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ ही सप्लाई हो रहा है विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट ही बोलेंगे। उसको हम इंटर यूटी नहीं बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ही बोलेंगे, इंट्रा यूटी ही बोलेंगे। और हमेशा याद रखिएगा जब भी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हो रहा है, अगर सेम स्टेट में हो रहा है, तो हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये जो सीजीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है, यूटी जीएसटी जो होता है ये उस स्टेट का, डेस्टिनेशन स्टेट का गवर्नमेंट चार्ज कर रहा होता है। दिस इज नोन एज डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट, अगर हम विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी सप्लाई कर रहे हैं, समझ लीजिए चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, तो सर उस पे जो टैक्स चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड यूटीजीएसटी। लेकिन अगर आप जानते हो तो यूनियन टेरिटरी इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, तो ये टैक्स किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके बेनिफिट के लिए यूज करेंगे? यूनियन टेरिटरी के बेनिफिट के लिए यूज करेगी। आर वी क्लियर एवरीवन?
चलें आगे। तो सर ये तो जाता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, यहां पे ये डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट को, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के बेनिफिट के लिए यूज करती है। चलें आगे। नेक्स्ट सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टेट? इंटरस्टेट क्या होता है? इंटरस्टेट मतलब जब भी ट्रांजैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट होता है। सर बिटवीन डिफरेंट स्टेट मतलब दिल्ली टू नहीं दिल्ली नहीं बोलूंगा अभी मैं, यूपी टू एमपी, डिफरेंट स्टेट हो गया। अगर डिफरेंट स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। सर बिटवीन डिफरेंट यूटी अगर हो रहा है, सर अंडमान से ट्रांजैक्शन हो रहा था और चंडीगढ़ में हो गया, अंडमान टू चंडीगढ़ अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बिटवीन डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। Why is a union territory called union territory? Because it's a territory of the union government. Union government मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। एक यूटी को यूटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टेरिटरी है यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर अपॉइंट करता है फॉर टू लुक आफ्टर द यूनियन टेरिटरी। तो अगर आप बोलोगे अंडमान, अंडमान का खुद का चीफ मिनिस्टर नहीं है, खुद का स्टेट काउंसिल ये नहीं है, स्टेट का असेंबली नहीं है, उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं है। बेसिकली उसका कौन ध्यान रखता है? यूनियन टेरिटरी। इट्स ए टेरिटरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ध्यान रखेगा। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नर अपॉइंट करती है जो उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटिवली ध्यान रखती है बेसिकली। चलें आगे। तो नाउ सर नेक्स्ट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन वन स्टेट एंड वन यूटी तो क्या होगा सर? अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन वन स्टेट एंड वन यूटी तो क्या होगा सर? तो समझ लीजिए यूपी से गुड्स जा रहे हैं चंडीगढ़, तो एक स्टेट एक यूटी हो गया, या एक यूटी टू एक स्टेट होगा। मतलब समझ लीजिए अंडमान से गुड्स जा रहा है एमपी, तो एक यूटी टू वन स्टेट हो गया। तो सर इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट। सर हमेशा याद रखिएगा अभी के लिए, फॉर ओनली नाउ मैं बोल रहा हूं, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन टू कंट्रीज, इस चीज को मैं और डेवलप करके और एक्सप्लेन करूंगा लेटर, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। तो सर हम लोग हमेशा इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट। और सर इंटरस्टेट पे हमेशा क्या लगेगा? IGST। आर वी क्लियर? अब सर मेरे को एक बात बताइए, ये IGST किसके पास जाएगा? सर ये IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा या IGST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? बाबा IGST का कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है? आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, मैं आपको समझाऊंगा IGST का कंप्लीट मीनिंग। एवरीवन ओवर हियर, अभी तक हमने क्या समझा? सर इंट्रास्टेट क्या होता है, इंटरस्टेट क्या होता है? इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम यूटी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम उसको इंट्रास्टेट बोलेंगे। CGST प्लस SGST लगेगा या CGST प्लस UTGST लगेगा। सर अगर वो इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट मींस डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी के बीच में हो रहा है, या बिटवीन डिफरेंट कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और इंटरस्टेट पे हम हमेशा क्या लगाएंगे? IGST चार्ज होगा। आर वी क्लियर एवरीवन? अब आप मेरे को एक बात बताइए सर, फॉर एन एग्जांपल हमेशा याद रखिए आप लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं देखते हो जीएसटी में, हमेशा आप देखते हो प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर दोनों एक ही स्टेट में है, एक ही यूटी में, तो इंट्रा स्टेट हो गया। अगर दोनों डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी या डिफरेंट कंट्री में, तो क्या होगा? इंटरस्टेट। हमेशा याद रखिए आप लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं देखते हो, आप क्या देखते हो? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। कहां से आप सप्लायर है और कहां सप्लाई कर रहा है। अगर सेम स्टेट में कर रहा है तो इंट्रा स्टेट, डिफरेंट स्टेट में कर रहा है तो इंटरस्टेट। चलें आगे। तो सर समझ लीजिए मैंने कर्नाटका से कर्नाटका में सप्लाई किया, तो सर उसको हम क्या बोलेंगे? नेचर। इंट्रा बोलेंगे या इंटर बोलेंगे? इंट्रा बोलेंगे, इंटर बोलेंगे? इंट्रा बोलेंगे सर। एंड इंट्रा बोलोगे तो कौन सा टैक्स चार्ज होगा? CGST प्लस SGST। चलें आगे। नेक्स्ट बाबा ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है? अगर समझ लीजिए गुड सेल हुआ चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, तो सर आप क्या बोलोगे? इंट्रा बोलोगे या इंटर बोलोगे? इंट्रा स्टेट ही बोलोगे सर, इसको भी इंट्रा स्टेट ही बोलोगे। और क्या GST चार्ज करोगे? CGST
प्लस UTGST। चलें आगे नेक्स्ट। सर समझ लीजिए गुड सेल हुआ फ्रॉम कर्नाटका टू यूपी, इंट्रा या इंटर? सर इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट, और जब भी आप इंटर स्टेट बोलते हो आपको क्या चार्ज करना है? IGST। चलें आगे नेक्स्ट। सर समझ लीजिए गुड सेल हो रहा है फ्रॉम चंडीगढ़ टू अंडमान एंड निकोबार, तो सर इंट्रा बोलेंगे या इंटर बोलेंगे? डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूटी, क्या बोलोगे? इंटर स्टेट। और सर क्या चार्ज करोगे? IGST। आर वी क्लियर? हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट सर अगर समझ लीजिए सेल हो रहा है फ्रॉम यूपी टू अंडमान, वन स्टेट वन यूटी, क्या बोलोगे सर? हाँ, इंटर। एंड व्हाट डू विल यू चार्ज? IGST। सर अगर समझ लीजिए सेल हो रहा है फ्रॉम चंडीगढ़ टू MP, क्या बोलोगे सर? इंट्रा या इंटर? इंटर बोलोगे। एंड सर व्हाट विल यू चार्ज ऑलवेज? IGST। बट सर ये IGST का लॉजिक बताइए। बाबा विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी, सब समझाऊंगा मैं। चले आगे नेक्स्ट। तो अभी तक हमने समझा इंट्रा और इंटर क्या होता है, सब यहीं पे लिखा हुआ है। इंट्रा स्टेट मतलब whenever it is within same state within same UT we charge CGST SGST and CGST UTGST। interstate supply मतलब between different state, between different UTs, between one state and one UT and between different countries we always go ahead and charge IGST। चलें आगे नेक्स्ट। सर अब एक बात बताइए मेरे को, अगर हम बोले कि सर दिल्ली टू दिल्ली गुड सेल हो रहा है, तो दिल्ली इज व्हाट? यूनियन टेरिटरी। तो यू विल टेल मी कि सर CGST प्लस UTGST चार्ज होना चाहिए, लेकिन आप टोटली रॉन्ग हो। ठीक है, तो लेट्स गो एड एंड अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहां पे। सर आप मेरे को एक बात बताइए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन GST इज व्हाट? इन GST व्हेन यू सी द डेफिनेशन, वो बोलता है, देखिए यूनियन टेरिटरीज दो टाइप के होते हैं। एक यूनियन टेरिटरी होता है विथ लेजिस्लेचर, जिनका ओन चीफ मिनिस्टर होता है। एक यूनियन टेरिटरी होता है विदाउट लेजिस्लेचर। फॉर एन एग्जांपल दिल्ली अगर आप देखोगे, इट्स ए यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, उनका ओन चीफ मिनिस्टर है, करेक्ट, उनका ओन विधानसभा है, राइट। तो उनका वहीं पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है अपने केजरीवाल, करेक्ट, अरविंद केजरीवाल। सर दिल्ली का ओन विधानसभा है, तो सर दिल्ली हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर। जब उनका ओन लेजिस्लेचर है, उनकी ओन असेंबली है, तो बाबा उनको यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर बोल रहे हैं। और GST में जब आप स्टेट का डेफिनेशन देखोगे, तो स्टेट बोलता है स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। तो अगर आप डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखोगे इन GST, तो GST में बोलते हैं एक स्टेट का मतलब तो स्टेट होगा ही, प्लस स्टेट विल ऑल्सो इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। आर वी क्लियर एवरीवन? चले आगे। तो सर आप मेरे को एक बात बताइए, जब मैं इंडिया का डेफिनेशन पढ़ता हूं ना, तो इंडिया के डेफिनेशन में पहले 29 स्टेट्स थे सर, और कितने यूनियन टेरिटरीज थे सर? 7 यूनियन टेरिटरीज थे। ठीक है, अब ये जो 7 यूनियन टेरिटरीज थे, इसको अगर आप देखो ना सर, तो आप डिवाइड करोगे दिल्ली एंड पुडुचेरी, बाबा पौंडी, इन दोनों स्टेट का दिस वेयर यूटीज विथ लेजिस्लेचर, मतलब इनका ओन चीफ मिनिस्टर था, है, ओन चीफ मिनिस्टर है, ओन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा है, तो बाबा दीज आर लाइक स्टेट ओनली। तो गवर्नमेंट ने बोला है, अगर आप देखो तो सर फ्रॉम GST पर्सपेक्टिव कितने स्टेट्स हो गए? 31 स्टेट्स हो गए। और सर ये जो रिमेनिंग 5 UTs थे ना, कौन से थे बोलो तो? दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, सर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, बाबा माई स्पेलिंग्स आर वेरी बैड। ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट आगे कौन सा है?
अंडमान एंड सर और एक था चंडीगढ़। बाबा सुनिए सुनिए, आई नो आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सर लद्दाख आ गया, रिलैक्स। देखिए पहले क्या था, पहले इतना ही था इंडिया। इंडिया मतलब 29 स्टेट्स था, 7 यूनियन टेरिटरीज था। 7 में से 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी का लेजिस्लेचर था। इनका सर इनका लेजिस्लेचर नहीं था, तो ये प्योर यूनियन टेरिटरीज थी। तो सर एक बात बताइए, जब भी स्टेट्स में ट्रांजेक्शन हो रहा है विद इन द स्टेट, विद इन ओन स्टेट, दिल्ली टू दिल्ली, पुडुचेरी टू पुडुचेरी, तो आप क्या चार्ज करोगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर सर यूनियन टेरिटरीज में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप क्या चार्ज करोगे? सर आप चार्ज करोगे सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। आर वी क्लियर? चले आगे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सर। हाँ आऊंगा जम्मू एंड कश्मीर पे भी आऊंगा, सब पे आऊंगा बाबा, टेंशन नहीं। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं बोल रहा हूं लोकेशन, सप्लायर दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में है। इसको आप इंट्रा बोलोगे या इंटर बोलोगे? इंट्रा या इंटर? इंट्रा। सर जब आप इसको इंट्रा बोल रहे हो तो आप इस पे क्या चार्ज करोगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज करोगे। सर पुडुचेरी और स्वीट पॉन्डी एंड सर पुडुचेरी अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सर हम उसको इंट्रा बोलेंगे और आप क्या चार्ज करोगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सर अगर दिल्ली से पुडुचेरी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? सर वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट, और आईजीएसटी चार्ज करोगे। सर समझ लीजिए केरला, KERALA, ठीक है। माई स्पेलिंग्स आर वेरी बैड बाबा, बचपन में डिक्टेशन क्लास कभी अटेंड नहीं किया अच्छा से, राइट एवरीवन? तो डिक्टेशन मेरा स्पेलिंग बहुत रॉन्ग होता है, आप प्लीज स्पेलिंग्स को इग्नोर कर देना। चले आगे, नेक्स्ट। सर केरला से अगर गुड सप्लाई हो रहा है पुडुचेरी, आप बोलिए क्या होगा ये, इंट्रा या इंटर? सर इंटर, और आप क्या चार्ज करोगे? आईजीएसटी। चलें आगे। सर अगर अंडमान से अंडमान गुड सप्लाई हो रहा है तो सर आप क्या बोलोगे? इंट्रा या इंटर? इंट्रा, और आप क्या चार्ज करोगे? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज आ गया। सर चलिए अब देखिए, इंडिया जो था पहले, इंडिया में सर 29 स्टेट्स थे एंड सर कितने यूनियन टेरिटरीज थे? सर 7 यूनियन टेरिटरीज थे पहले। बुक में मत देखिए एवरीवन, बुक में मत देखिए, इधर देखिए। फिर आर्टिकल 370 जो अपना जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। गवर्नमेंट ने बोला जम्मू एंड कश्मीर मैनेज नहीं हो पा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट से, हम उसे मैनेज करेंगे। और गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का स्टेटस था उसको रिमूव कर दिया और बोला आज से जम्मू एंड कश्मीर बन गया, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था नंबर 1 माइनस कर दिया जम्मू एंड कश्मीर को। यहां से कितने स्टेट बन गए? 28 स्टेट्स बन गए, और यहां पे 1 यूनियन टेरिटरी विच इज विथ लेजिस्लेचर, जिसको बनाया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ओन चीफ मिनिस्टर अभी भी है, लेकिन इट स्टिल ए यूनियन, इट स्टिल ए यूनियन टेरिटरी। सर उसको उसमें अभी भी है ना कुछ कुछ डिसीजंस, कुछ कुछ जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जब आप एक यूटी विथ लेजिस्लेचर होते हो ना, तो आपकी यूटी विथ लेजिस्लेचर होने के कारण कुछ कुछ पावर स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहती है। आप फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं हो, आप पे स्टिल सेंटर का पावर रहता है, लेकिन जीएसटी पर्सपेक्टिव से आप क्या हो? स्टेट, ठीक है। तो 1 वाज यूटी विथ लेजिस्लेचर, और एक यूटी विदाउट लेजिस्लेचर था जिसको हम बोल रहे हैं लद्दाख। एम आई क्लियर? तो सर कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए? 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए अभी, करेक्ट? यस और नो? चले आगे कुशल, पीपल वॉचिंग, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये जो 9 यूनियन टेरिटरीज है, इनमें से 2 यूनियन टेरिटरी पहले थे विथ लेजिस्लेचर, अब एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर जो जम्मू एंड कश्मीर ऐड हो गया। तो सर कितने यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर हो गए? सर 3 हो गए। एक दिल्ली ऑलरेडी था, एक पुडुचेरी ऑलरेडी था, एंड सर अब ऐड हो गया क्या? जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों आर यूटीज विथ
लेजिस्लेचर। और सर अगर आप देखा जाए तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्टेट ही बोलेंगे। 28 तो नॉर्मल फुल फ्लेजेड स्टेट, और 3 विच आर यूटीज विथ लेजिस्लेचर, तो हम इनको क्या बोलेंगे, 31 स्टेट्स। सर जब भी ट्रांजैक्शन स्टेट में हो रहा है क्या चार्ज करेंगे, CGST प्लस SGST। एम आई क्लियर, कैन आई गो अहेड? सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 9 यूटीज का देखोगे उसमें 3 तो चले गए, रह गए 6 यूटीज। 6 यूटीज मतलब सर अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली, सर दमन एंड दीव, करेक्ट। देन सर लद्दाख जो नया इंक्लूजन है। नेक्स्ट सर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। नेक्स्ट सर और एक हो गया चंडीगढ़। तो अगर 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये 6 यूनियन टेरिटरीज में आप क्या चार्ज करोगे, CGST प्लस UTGST, जब भी ट्रांजेक्शन विद इन ए यूनियन टेरिटरी हो रहा है। सर अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे में हो रहा है तो इंटरस्टेट IGST आएगा। सेम यूनियन टेरिटरी में आप क्या चार्ज करोगे, CGST प्लस UTGST। समझ में आया? तो पहला अमेंडमेंट जो आपके May 21 एग्जाम में एप्लीकेबल भी है, जो जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन 2019 में हुआ था, वो पहली बार ICAI ने एप्लीकेबल कराया है फॉर योर May 21 एग्जाम। सो May 21 एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट, वन इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वन इज द स्टेट ऑफ क्या, वन इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वन इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी। आर वी क्लियर? चले आगे। तो ये पहला चीज मैंने आपको बोल दिया, तो आपको ध्यान रहेगा। सर अब क्वेश्चन पूछिए। पहले जब भी जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांजैक्शन हो रहा था तो हम इसको क्या बोल रहे थे, इंट्रास्टेट, और इस पे क्या चार्ज हो रहा था, CGST प्लस SGST। अब जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड होके लद्दाख भी हो गया है। पहले तो लद्दाख वाज इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर, अब लद्दाख सेपरेट हो गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट, और हम इस पे क्या चार्ज करेंगे। समझ में आया डिफरेंस? सर पहले क्या हो रहा था, अगर आप ये बोलो ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये लद्दाख एरिया है, तो बाबा लद्दाख वाज स्टिल कंसीडर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। पहले जब भी यहां से यहां ट्रांजैक्शन होता था उसको हम क्या बोलते थे, इंट्रा ही बोलते थे, और CGST प्लस SGST ही चार्ज होता था। सर अब क्या हुआ है, अब जम्मू एंड कश्मीर में ये हो गया लद्दाख, और लद्दाख को अब लद्दाख ही सेपरेट यूनियन टेरिटरी हो चुका है, और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो सर अब अगर इधर से ट्रांजैक्शन यहां हो रहा है तो सर हम इसको इंटरस्टेट बोलेंगे, और अगर हम इसको इंटरस्टेट बोलेंगे तो IGST चार्ज होगा। बी केयरफुल इन योर एग्जाम, ये एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। सर और एक अमेंडमेंट जो आया है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। समझिए यहाँ पे एवरीवन, बाबा देखिए ये सब बेसिक्स है, ऑल्दो आपको आता हो, लेकिन छोटा सा ऐसा पॉइंट होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आई नो एवरीवन नोज लॉट ऑफ थिंग्स, यू ऑल्सो नो लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली आई विल नो बेटर देन यू विच यू हैव टू लर्न। चलिए देखिए यहाँ पे ये जब इंडिया का मैप आप बना रहे हो, यहां था दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यहां पढ़ते थे। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी था, ये एक यूनियन टेरिटरी था, ये एक यूनियन टेरिटरी था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका एडमिनिस्ट्रेट सेपरेटली करना पड़ता था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेटली करना पड़ता था, इसके लिए गवर्नर, इसके लिए गवर्नर। तो गवर्नमेंट ने बोला डुअल एफर्ट्स लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव को मर्ज कर देते हैं। और गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया और अब वो एक्ट बन चुका है, और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हैव बिकम वन। समझ में आया? तो अगर आप मेरे इस चार्ट में जाओगे अभी तो आप मेरे को बोलोगे सर आपने बोला था कि यहाँ पे 6 यूनियन टेरिटरी है, तो बाबा आपको ध्यान रखना है दादर एंड नागर हवेली इज वन नाउ, ये मर्ज हो चुका है। देखिए तो 1 2 3 4 और 5। तो सर व्हेन आई से 6 ओवर हियर, सी 9 से 3 आया यहां पे, यहां एक्चुअली 6 आया था, लेकिन आउट ऑफ 6 दिस 2 गॉट merged and hence we have only 5 UTs.
आर वी क्लियर? तो आपको हमेशा याद रखना है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव अब मर्ज हो चुका है, करेक्ट। और मर्ज होने के बाद उसको अब एक यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। क्यों मर्ज किया? एडमिनिस्ट्रेटिवली इजी करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट को दोनों को सेपरेटली एडमिनिस्टर नहीं करना पड़े। गवर्नमेंट ने दोनों को मर्ज कर दिया। अब सुनिए सर, इसका इंपैक्ट तो बताइए आप। एवरीवन ओवर हियर, मैं इंपैक्ट बताता हूं। अब दादर एंड नागर हवेली, पहले ये था दादरा एंड नागर हवेली एंड सर ये था दमन एंड दीव, करेक्ट। अब जब भी पहले बिफोर द अमेंडमेंट यहां से यहां कुछ जाता था तो उसको हम क्या बोलते थे? इंटरस्टेट। और हम क्या चार्ज करते थे? आईजीएसटी। आज के डेट में सर दोनों एक ही हो गए हैं, दोनों मर्ज होके एक ही यूनियन टेरिटरी हो गया है, जिसको हम बोलते हैं ये दादरा है, ये दमन है। तो गवर्नमेंट ने बोला है दोनों क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पूरा लंबा नाम लिख दिया है, ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। अब ये नाम हो गया है उस यूनियन टेरिटरी का। अब आप मेरे को बात बताइए, इधर से इधर अगर कुछ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा ही बोलेंगे एंड सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी आएगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द डिफरेंस। तो सर आज के डेट पे कंक्लूजन क्या है? आज के डेट पे कंक्लूजन यही है कि सर ये देखिए, आपको याद रखना है इंडिया में 28 स्टेट्स, प्योर स्टेट्स जो हैं वो 28 है, 3 यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर हैं। तो एक्चुअली आपके पास कितने स्टेट्स हुए? 31 स्टेट्स हुए। स्टेट्स के अंदर जब भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम उसको क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सर यूनियन टेरिटरी 6 थे, लेकिन दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया, दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया। दादर एंड नागर हवेली को जब मर्ज कर दिया तो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? 5 यूनियन टेरिटरीज। और जब भी यूटीज में ट्रांजेक्शन हो रहा हो हम हमेशा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी चार्ज करेंगे। हमेशा याद रखना, अब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सेपरेट है, यहां से यहां से यहां ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इंटरस्टेट आईजीएसटी आएगा। दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव अब से साथ हो गए हैं, यहां से यहां अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम इंटरस्टेट बोलेंगे और सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी चार्ज करेंगे। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द इंडिया का कंक्लूजन नाउ। देखिए बाबा, मैंने यहां पे लिखा है, मैंने लिखा सर इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। 8 क्यों लिखे? क्योंकि मैंने दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को पहले ही मर्ज कर दिया। सर यहाँ पे 3 यूटीज हो गए जिनको हम स्टेट बोलते हैं, और 5 यूटीज हो गए जिसमें अंडमान है, लक्षद्वीप है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है, लद्दाख एंड चंडीगढ़। आर वी क्लियर एवरीवन? चलें आगे। चलिए सर, अब आप मेरे को एक बात बताइए सर ये जो आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट है इसका क्या जरूरत था सर? व्हाई आईजीएसटी केम इनटू द मार्केट? चलिए, आई विल ड्रिंक लिटिल वाटर, 1 सेकेंड। हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई आईजीएसटी केम इनटू द पिक्चर। देखिए बाबा, क्या होता था पहले समझ लीजिए, ये है कुशल। बाबा कुशल को हम बनाएंगे कुशल, ठीक है, ये है कुशल ओवर हियर। कुशल गया फ्रॉम कर्नाटका, वो गया तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु में समझ ले, ये है जे अरुण, ठीक है, अरुण के पास गया, अरुण तमिलनाडु में है, कुशल कर्नाटका में है। कर्नाटका और तमिलनाडु। सर एक काम कीजिए ना सर, आप यूपी ले लीजिए प्लीज सर। अरुण यूपी में है और ये कर्नाटका में है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बाबा एवरीवन वाचिंग, वी लव ऑल इंडिया, राइट एवरीवन, राइट एवरीवन ओवर हियर। तो अभी क्या हो रहा है, इधर यूपी है, ये कर्नाटका है। आप जब यूपी में जाओगे तो यूपी वाले से जब आप पहले गुड्स खरीदते थे तो वो क्या करता था, 100 रुपीज का गुड्स होता था ना, तो उस पर आपसे सीएसटी चार्ज करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, 2 रुपए, 2% वॉज द सीएसटी अर्लियर, जो वो आपसे चार्ज करता था। वो क्या करता था, आपसे 2 रुपए लेता था, आप उसको 102 रुपए देता था और आप वापस आ जाते थे अपना गुड्स लेके। आपने उसको 102 रुपए दिया, आप यहां आके जब ये 2 रुपए उसको दिए, वो क्रेडिट लोगे ना। आप जब ये 2 रुपए क्रेडिट लेने का कोशिश करते थे तो कर्नाटका गवर्नमेंट आपको क्रेडिट नहीं देती थी। क्यों सर? क्योंकि ये जो अरुण है ना, अरुण यूपी में रजिस्टर्ड है, उसने क्या किया, 2 रुपए यूपी गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि वो यूपी में रजिस्टर्ड है। यूपी गवर्नमेंट आराम से 2 रुपए लेके बैठी हुई है और आप कर्नाटका गवर्नमेंट को बोल रहे हो मेरे को क्रेडिट दो, मेरे को क्रेडिट दो। कर्नाटका गवर्नमेंट बोलती थी जा बाबा यूपी जाके क्रेडिट ले ले। आर वी क्लियर? तो सर क्या होता था,
मेरे को ये बाबा कुशल को कभी भी ये 2 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलता था, तो कुशल के लिए हमेशा कॉस्टिंग कितना आता था सर? कॉस्टिंग फॉर कुशल ऑलवेज यूज टू बी 100 रुपीज, और ये जो सीएसटी था ये भी कॉस्ट बन जाता था, और एक्चुअली इसके लिए 102 रुपए का ही कॉस्टिंग आता था। व्हेन कॉस्ट इंक्लूड्स टैक्स, तो टैक्स ऑन टैक्स होने वाला ही है, तो ये प्रॉब्लम था। ऑलवेज रिमेंबर अर्लियर सीएसटी जो था वो ओरिजिन स्टेट को जाता था, तो इट वाज द ओनली टैक्स जो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। उसके कारण डेस्टिनेशन स्टेट में पर्सन को कभी क्रेडिट नहीं मिलता था, और पर्सन हमेशा रोता रहता था कि गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं मिला, मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा आइटम का। तो बाबा इंडिया वाज नेवर वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। आप किसी और स्टेट से लाओगे ना, तो आप जो टैक्स दोगे उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। अब गवर्नमेंट ने बोला, जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने बोला समझ ले, अब कुशल जा रहा है ये स्टेट से तमिलनाडु यूपी, अब यूपी अरुण के पास जा रहा है, ठीक है। यहां वो गया कर्नाटका से अरुण के पास यूपी, अरुण रजिस्टर्ड है यूपी में। तो अरुण क्या करेगा, 100 रुपीज के गुड्स पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, फॉर एन एग्जाम्पल ओनली, मैं रॉन्ग कर रहा हूं लेकिन समझो, रॉन्ग के बाद समझोगे करेक्ट क्या है। 9 रुपीज एंड 9 रुपीज 118 रुपीज अगर उसने चार्ज किया, तो वो यूपी एसजीएसटी चार्ज करेगा, बिकॉज वो रजिस्टर्ड है यूपी में। अब मैं जब कर्नाटका में आता था ना, तो मैं गवर्नमेंट को बोलता था, कर्नाटका गवर्नमेंट को, अब ये क्या जाता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, ये जाता था यूपी का स्टेट गवर्नमेंट को। मैं जब कर्नाटका आता था तो मेरे को ठीक है, चल 9 रुपए का क्रेडिट तो मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन ये जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट का 9 रुपीज का क्रेडिट है मेरे को कभी नहीं मिलेगा। बाबा एक्चुअली पूरा अमाउंट ही नहीं मिलता है, पूरा 18 रुपीज का क्रेडिट ही नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्रेडिट दे दिया, तो सर ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट आपको क्रेडिट नहीं देगी, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। सर कर्नाटका गवर्नमेंट बोलेगी जा भाई यूपी गवर्नमेंट के पास जाके टैक्स क्रेडिट ले आओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया यहां पे आईजीएसटी। आईजीएसटी गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि गवर्नमेंट को आईजीएसटी लाना पड़ा। गवर्नमेंट ने बोला अरुण एक काम कर, तू सीजीएसटी और एसजीएसटी को इंटीग्रेट कर और चार्ज कर इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर सीजीएसटी 9 है, एसजीएसटी 9 है ना, इंटीग्रेट कर और चार्ज कर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अरुण ने 9 रुपए इंटीग्रेट करके 18 रुपीज आईजीएसटी चार्ज किया, 118 रुपीज। तो ये जो 18 रुपीज आईजीएसटी होता है ना, ये आईजीएसटी किसको देता है पता है? आईजीएसटी ऑलवेज गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी हमेशा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर मैं कर्नाटका में हूं ना, मेरे को क्रेडिट चाहिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 18 रुपीज का क्रेडिट मेरे को दे देगी पूरा। समझ में आया क्या हुआ? आई टेल यू वंस अगेन, समझ ले मेरे से, ये है कुशल, कुशल है कर्नाटका में, मैं हूं यूपी में, मेरा नाम है अरुण। कुशल आया, मैंने जब इसको गुड्स बेचा, बिकॉज ही इज इन डिफरेंट स्टेट, मेरे को आईजीएसटी चार्ज करना है। क्यों मैं आईजीएसटी चार्ज करूंगा? बिकॉज सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, तू जब भी सप्लाई करेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को इंटीग्रेट कर, सीजीएसटी और एसजीएसटी को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज कर। 9 + 9 18 रुपीज ना, अगर सीजीएसटी 6 है, एसजीएसटी 6 है, तो तू इंटीग्रेट कितना करेगा? 12। आर वी क्लियर? तो सर तू 18 रुपीज चार्ज कर, 118 रुपीज आएगा। ये जो जीएसटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब अरुण रिटर्न फाइल करेगा ना, अरुण बताएगा रिटर्न में कि मैंने जिसको सेल किया है वो कंज्यूमर है या उसका जीएसटीएन नंबर है। अगर जीएसटीएन नंबर है तो वो क्रेडिट लेगा, तो अगर इसका जीएसटीएन नंबर है तो ये क्रेडिट लेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, क्रेडिट इसको ट्रांसफर कर देगा। तो पूरा 18 रुपीज का इसको आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा और ये क्रेडिट को यूज कर लेगा, अगर इसका आउटपुट टैक्स है उसके अगेंस्ट यूज कर लेगा। समझ में आया? तो सर हियर गवर्नमेंट प्रूव्ड कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां डेस्टिनेशन है वहां गवर्नमेंट टैक्स को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। अभी कर्नाटका से समझ ले उसने किसी और जगह सेल किया तो अगेन टैक्स ट्रांसफर होगा। चलें आगे। अब समझ ले सेम एग्जांपल में
ये जो कर्नाटका वाला पर्सन था कुशल, कुशल कंज्यूमर है, कुशल इज ए कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर हुआ ना तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 9 रुपीज रिटेन कर लेगा 50%, और 50% कर्नाटका गवर्नमेंट को दे देगा क्योंकि डेस्टिनेशन कर्नाटका है। इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बना दिया। तो आपको समझ में आया आईजीएसटी क्या होगा। आईजीएसटी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना 50% रिटेन करेगा, रिमेनिंग 50% पास ऑन टू द डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर सर डेस्टिनेशन स्टेट में कंज्यूमर नहीं है तो टोटल क्रेडिट लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल क्रेडिट उसको दे देगा। आर वी क्लियर? चलें आगे। क्लियर हो गया ये आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। आईजीएसटी विल ऑलवेज गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पोर्शन रिटेन करेगा, रिमेनिंग पोर्शन डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। लेकिन अगर डेस्टिनेशन स्टेट में कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो वो क्रेडिट ट्रांसफर होगा, पूरा 18 रुपीज ट्रांसफर होगा, राइट, एंड ही कैन टेक द क्रेडिट। चले आगे। तो इस तरह से क्रेडिट भी मिल गया और टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड भी हो गया। चले आगे। चलिए, तो सर मेरे को यहां पे इतना ही बोलना था आपको। अब यहां पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, अगर आप देख रहे हो एक छोटा सा पैराग्राफ है उधर, वो पैराग्राफ में बोल रहा है वेरियस गुड्स एंड सर्विस। मेरे को लग रहा है एक छोटा सा क्वेश्चन कहीं से पूछ लेंगे। मेरे को लग रहा है ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये जो दमन एंड दादर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है, ये तो अमेंडमेंट है, तो इसमें से भी एक छोटा सा क्वेश्चन कहीं आ सकता है। आर वी क्लियर? बाबा चार्ट छोटा होगा लेकिन दिस चार्ट विल डेफिनेटली फेच यू द 3 मार्क्स विच शुड कम फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। जो 3 देखिए 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर से 75 मार्क्स आने वाला है। अगर एक चैप्टर से आप 3-3 मार्क बोलोगे तो भी 90 मार्क का चैप्टर हो गया, करेक्ट, 90 मार्क्स आ गए आपके। सर 30 चैप्टर्स 3 मार्क्स ऑल्सो विल फेच यू 90 मार्क्स। सर वी आर टॉकिंग ओनली मार्क्स। बाबा फास्ट ट्रैक में हम सिर्फ मार्क्स की बात करते हैं और एग्जाम पास करने की बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात नहीं करते हैं। कैन वी गो हेड एवरीवन? चलिए, एवरीवन ओवर हियर, गुड्स एंड सर्विसेज। सर देखिए बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन पे बहुत सारे टैक्सेस चार्ज होते हैं, अभी भी ये सब टैक्सेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कौन से गुड्स हैं और कौन से टैक्सेस चार्ज होते हैं। सर नंबर 1 आपको याद है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, AL फॉर HC ऑलवेज मींस एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उस पे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम तो एक्साइज ड्यूटी लेंगे ही। और बाबा जब स्टेट गवर्नमेंट बेचती है तो स्टेट का वैट भी आएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट में बेचेगी तो CST भी आएगा। तो हमेशा याद रखना वैट एंड CST भी आएगा। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी याद रखना, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाता है, और जब वो सेल होता है विद इन द स्टेट वैट, आउटसाइड द स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस CST। चले आगे नेक्स्ट। सर CST मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, अभी भी वैट और CST है कुछ आइटम्स पे। कैन वी गो अहेड नेक्स्ट? सर HP मैन, सर ये क्या है? HP मैन याद रखना, हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल बाबा। नेक्स्ट पेट्रोलियम, क्रूड मतलब क्रूड पेट्रोलियम। नेक्स्ट मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल बाबा, पेट्रोल को मोटर स्पिरिट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एविएशन टरबाइन फ्यूल बाबा, एविएशन टरबाइन फ्यूल मतलब ATF जो प्लेन्स में यूज होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस, लिख लीजिए फटाफट लिख लीजिए। HP मैन हर जगह जरूरत पड़ेगा HP मैन का, लिख लीजिए। सर AL फॉर HC भी बता दीजिए, AL फॉर HC। AL मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर, अरे यार ओके, एल्कोहलिक लिकर फॉर HC मतलब ह्यूमन कंजम्पशन।
हमेशा याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर एल्कोहलिक लिकर फॉर फैक्ट्री कंजम्पशन है तो उस पे जीएसटी आएगा। ओनली एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन, बाबा बोतल की बात हो रही है यहाँ पे, बोतल पे गवर्नमेंट बोल रहा है स्टेट एक्साइज ड्यूटी आएगा, सेल पे वैट आएगा और अदर स्टेट के सेल पे सीएसटी आएगा। चले आगे, एचपी मैन हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। बाबा ये है डीजल, ये है क्रूड पेट्रोलियम, ये है पेट्रोल सर, ये है एरोप्लेन का पेट्रोल, एरोप्लेन का फ्यूल बेसिकली, एंड सर ये है नेचुरल गैस। ये 5 आइटम पे अभी जीएसटी लगाने का परमिशन नहीं है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल बोल के काउंसिल है, वो रिकमेंडेशन देगी तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये 5 आइटम पे जीएसटी लगा सकती है। ओके ज्यादा बातें बाद में करेंगे इसके बारे में। तो सर एचपी मैन और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, देखिए मैंने आपको बोला जब भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होंगे, चाहे वो इंट्रा हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा इंट्रा क्या है सर, इंटर हो चाहे वो इंट्रा हो, हमेशा इंटर पहले लिखना फिर इंट्रा लिखना। तो सर यहां पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवी हो जाएगा। अब देखिए मैं डायग्राम को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहूंगा, यहां पे क्या होगा आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन हमेशा याद रखिएगा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे आईजीएसटी कभी जीएसटी कभी लेवी नहीं हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिख दिया है कि इट इज ऑन गुड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब यहां पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है सर, एचपी मैन, बाबा एचपी मैन के लिए गवर्नमेंट ने बोला है जीएसटी अभी तो लेवी नहीं होगा, लेकिन वो लेवी होगा फ्रॉम ए डेट जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी। तो एज ऑफ नाउ जीएसटी, फुल जीएसटी में 2 ही आइटम है जिसपे जीएसटी लेवी नहीं हो सकता है। व्हाट आर द 2 आइटम? नंबर 1 एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नंबर 2 एचपी मैन हाई स्पीड डीजल पेट्रोलियम क्रूड। पीपल विथ मी, आपको मेरे साथ बात करना है। एचपी मैन हाई स्पीड डीजल पेट्रोलियम क्रूड मोटर स्पिरिट एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये 5 चीजों पे जीएसटी अभी तो लेवी नहीं होगा, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को बोलेगी तब गवर्नमेंट लेवी कर देगा। तो एज ऑफ नाउ अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट आर द 2 थिंग्स व्हिच आर नॉन लेविएबल टू जीएसटी, एल्कोहलिक लिकर एंड एचपी मैन। चले, तो अगर सर एचपी मैन पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है तो मैं क्या लगाऊं? तो बाबा गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि अभी आप लगाइए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और जब सेल होता है विद इन द सेम स्टेट ना तो वैट होता है, और अगर दूसरे स्टेट में पेट्रोल सेल होगा तो सर सीएसटी आएगा, वैट और सीएसटी भी आएगा। गवर्नमेंट ने बोला है वैट और सीएसटी आएगा। तो सर आपको याद रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, इधर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी वैट, क्लियर, इस पे जीएसटी नहीं आएगा। नेक्स्ट सर टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टोबैको, सर टोबैको पे क्या लगेगा? अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करती है और जीएसटी भी आता है। टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी आएगी और जीएसटी भी आएगा। सर कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, बाबा होने दे, डोंट च्यू टोबैको, गवर्नमेंट बोल रही है। गवर्नमेंट जानती है कि जो लोग टोबैको च्यू कर रहे हैं वो टोबैको च्यू करेंगे ही, तो गवर्नमेंट बोल रही है डोंट स्मोक, करेक्ट, स्मोक करेंगे ही। कुशल बोल रहा है सर स्मोक तो करेंगे ही, बाबा कुशल नहीं करेगा लेकिन लोग तो करेंगे ही, तो अगर लोग स्मोक करेंगे ही तो गवर्नमेंट ने बोल रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी दोनों आएगा। कैन वी गो अहेड एवरीवन? जब टोबैको प्रोडक्ट सेल हो रहा है, टोबैको प्रोडक्ट पे पहले मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आएगा एंड सेलिंग पे जीएसटी आएगा। कैन वी गो अहेड? नेक्स्ट सर एनी अदर प्रोडक्ट पे याद रखिए जीएसटी और जीएसटी ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब इधर और एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं ओपीएम, नारकोटिक्स, इंडियन हेम्प जो होता है बेसिकली, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है, लिख ले बाबा लिख ले, यहां पे अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया तो आप एक बुलेट और बना लीजिए, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ओपीएम, इंडियन हेम्प वगैरह, ओपीआईयूएम, ओपीएम, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं ओपीएम जो होता है इंडियन हेम्प, जो नारकोटिक्स होता है उसके लिए क्या चार्ज होगा? तो उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है स्टेट एक्साइज ड्यूटी आएगा और सेलिंग पे जीएसटी आएगा।
ये दोनों नहीं आएगा। ये एक लाइन आप इंसर्ट कर लीजिए। ओपीएम पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी आएगा और जीएसटी आएगा। देखिए बाबा ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में ना एमसीक्यूज आजकल 1 मार्क का भी आता है, 2 मार्क का भी आता है। हम 1 मार्क का एमसीक्यू भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं छोड़ना, राइट? सो आई एम गोइंग हेड एंड टेलिंग यू जो भी छोटा छोटा चीज है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। आर वी क्लियर? तो ओपीएम, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प, HEMP, इस सब पे क्या लगेगा? बेसिकली जो ये नशे के पदार्थ होते हैं वो सब चीजों पे गवर्नमेंट बोल रहे हैं हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगाएंगे और हम जीएसटी भी लगाएंगे। स्टेट एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगाएगा स्टेट गवर्नमेंट, और सर सेलिंग पे क्या लगेगा? जीएसटी। आर वी क्लियर एवरीवन? सर हमने काफी कुछ पढ़ लिया, एक बार आप क्विकली रिकैप कर दीजिए। बाबा हमने क्या स्टार्ट किया था? देखिए एवरीवन विथ मी, आपको मेरे साथ बात करना है। सर हमने स्टार्ट किया था विद जीएसटी। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 12A बोला जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर आप जब गुड्स सर्विसेज और बोथ बोल रहे हो, बोथ मतलब गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बो, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, बुक्स भी दे रहा हूं, तो गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बो हो गया। तो यू थिंक जीएसटी मींस इट्स अ टैक्स ऑन गुड्स सर्विसेज और बोथ का सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे जीएसटी नहीं आ सकता है, इट इज नॉन लेविएबल। सेकेंडली मैंने आपको बोला व्हाट इज टैक्स, टोटल बकवास, एक बार समझ लिया, साइड में रख दो अब। नेक्स्ट सर देन वी अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है? सर इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स मेरे पे लगा है, मेरे पॉकेट से जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स मेरे पे लगा है, मैं बर्डन शिफ्ट कर दूंगा। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी एंड कस्टम, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। चलें आगे। सर उसके बाद बोल रहा है डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम। क्या क्या डेफिशिएंसीज थे? सर कैस्केडिंग इफेक्ट था, सर टैक्स ऑन टैक्स बेसिकली था, सर इंटीग्रेशन नहीं था वैट और सर्विस टैक्स का। एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम मतलब वो पुराने टैक्स सिस्टम का बात कर रहे हैं। सर थर्डली सर वैट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं था विच वाज कॉजिंग डबल टैक्सेशन। उसके बाद सर सेनवैट क्रेडिट नहीं मिल रहा था आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, डीलर को नहीं मिल रहा था सेनवैट का क्रेडिट, उसके कारण क्या हो रहा था? अगेन टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था। नेक्स्ट सर वेरियस फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज ए टैक्स, सर इट्स ए टैक्स ऑन सप्लाई of goods services, sir then it's a destination based tax, it's a consumption based tax and sir it's a value added tax। ये आपको फीचर्स थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट सर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा सर, मल्टीपल टैक्सेशन चले जाएंगे, डबल टैक्सेशन चला जाएगा, गुड्स के प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, कंप्लायंस से ट्रेडर के कम हो जाएंगे। ये सब है, बस बाबा आपको आना चाहिए। अगर बाई चांस एक 3 मार्क का क्वेश्चन डाल दिया तो आप लिख के आ जाना, क्योंकि आपके क्या होता है एग्जाम में लास्ट एक जो क्वेश्चन होता है वो एक टोटल थियोरेटिकल होता है जिसमें एक छोटे छोटे 3 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर पूछ लिया तो लिख के आ जाना बाबा। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्री एंड पोस्ट जीएसटी सिनेरियो। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं बाबा। सर गुड्स एंड सर्विसेज जब सप्लाई होगा तो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कौन देगा? टैक्सेबल पर्सन देगा, वो कलेक्ट करेगा और दे देगा। नेक्स्ट हमने सीखा डबल टैक्सेशन, डुअल मॉडल। डुअल मॉडल मतलब एक ट्रांजैक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी चार्ज करेगी। सर लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट हो रहा है तो उस पे आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पोर्शन रखेगा और रिमेनिंग पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। हमने समझा इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। ट्रेड और कॉमर्स इंट्रा होता है, इंटर होता है। इंट्रा पे हमेशा सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट पे हमेशा आईजीएसटी लगता है। इंडिया को हमने डिवाइड किया 29 स्टेट्स। सर 29 से एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर हट गया तो अब 28 प्योर स्टेट्स बच गए और 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर को भी हमने स्टेट बनाया। 31 स्टेट्स बने। 31 स्टेट्स पे हम क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सर यूनियन टेरिटरीज 6 थे लेकिन फिर दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया तो अंडमान, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, उसके बाद लक्षद्वीप, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। ये 5 में जब भी ट्रांजैक्शन होगा क्या लगेगा? सर हमेशा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी चार्ज होगा।
सर यूटीज में जब ट्रांजेक्शन होगा क्या चार्ज करोगे? सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। आर वी क्लियर? उसके अलावा हमने क्या सीखा? उसके अलावा हमने सीखा वेरियस गुड्स एंड सर्विस। सर अगर अल्कोहलिक लिकर है तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट एंड सीएसटी। सर अगर एचपी मैन है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेल पे वैट और सीएसटी। सर अगर टोबैको प्रोडक्ट है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी। सर अगर अदर प्रोडक्ट है तो ओनली जीएसटी। ओपीएम अगर है सो स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी। आर वी क्लियर एवरीवन? बाबा हमने इतना ही किया विथ ए स्मॉल कंक्लूजन. Let's go ahead and stop our class now. After the break, in the next class, we will go ahead and start with the next portion. Bye guys.